हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फंजाई के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन फंजाई की। आज की वीडियो में हम वायरस की मॉर्फोलॉजी, रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन को स्टडी करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वायरसेस क्या है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है इनका, ये रेप्लिकेशन कैसे करते हैं और हम इनको कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं वायरस की स्टडी के लिए। Viruses are the smallest infective agent, ultra microscopic and can only be viewed with electron microscope. Viruses जो हैं वो सबसे छोटे इन्फेक्टियस एजेंट है, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं जो कोई इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, कोई डिजीज कोज कर सकते हैं। जी ये क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि ये बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं। जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे हम वायरसेस को नहीं देख सकते, ये इतने छोटे हैं। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस है वो ओब्लिगेट पैरासाइट है, दैट इज दे रिक्वायर लिविंग होस्ट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। दे कांट सर्वाइव विदाउट होस्ट। जो वायरसेस होते हैं वो क्या है, उनको अगर ग्रो करना है, उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें क्या है, किसी न किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई वायरस स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, अगर ये कोई यहाँ पे इसको होस्ट मिल जाता है तो ये उसकी बॉडी पे जाएगा और वहीं पे क्या है, ये रेप्लिकेट करेगा, ग्रो करेगा। उससे पहले क्या है, ये लिविंग की तरह बिहेव ही नहीं करता। अगर ये किसी नॉन लिविंग बॉडी पे है, टेबल पे है, चेयर पे, जो भी नॉन लिविंग चीज है, तो उनके ऊपर क्या है, वायरसेस एज अ नॉन लिविंग थिंग ही रहता है। तो ये वहां पे ना तो रेप्लिकेट करता है ना ग्रो करता है, मतलब कुछ नहीं करेगा, ये वहां पे नॉन लिविंग की तरह है। लेकिन जब ये लिविंग के कांटेक्ट में आता है, कोई एनिमल है या बैक्टीरिया है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनके कांटेक्ट में आके क्या है, ये लिविंग हो जाता है। वहां पे ये ग्रो भी करेगा और रेप्लिकेशन भी शो करता है। यानी कि इसको अगर सरवाइव करना है, इसको रेप्लिकेट करना है, तो इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब ये नेसेसरी है कि ये वहीं जाके रेप्लिकेट कर सकता है। अगर होस्ट इन्हें नहीं मिलते हैं तो ये क्या है, नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे। The viral genetic material may be either DNA और RNA, both are never present in virus. अब जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो वो DNA होगा या फिर वो RNA होगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। दोनों कभी भी एक साथ वायरस के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों जेनेटिक मटेरियल वायरस में एक साथ नहीं होते। वायरसेस आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया से ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 10 से 100 गुना तक छोटे होते हैं। मतलब बैक्टीरिया जितना बड़ा है तो वायरसेस क्या है, उससे 10 से 100 गुना छोटे हो सकते हैं। बैक्टीरिया तो वैसे ही बहुत छोटे हैं कि हमें नहीं दिख सकते नेक्ड आई से, लेकिन वायरसेस क्या है, उनसे भी छोटे हैं। तो ये अब तक के सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Viruses are non-living until they adhere to a living body. On living body they are living, but outside the living body they are non-living. जैसे अभी हमने बात की कि अगर ये क्या है, किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहते हैं तो तब तक क्या है, ये नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ गए, उससे चिपक गए, तो ये क्या है, लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाएंगे और वहां पे क्या है, रेप्लिकेशन करेंगे, कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेंगे। वायरसेस आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू द हेल्थी पर्सन। अब जो वायरस होते हैं वो क्या बहुत जल्दी ट्रांसमिशन करते हैं। अगर किसी को वायरस पहले से लगा हुआ है, किसी को कोल्ड रखा है, कोल्ड क्या वायरस की वजह से ही होता है, तो अगर किसी को कोल्ड हो रखा है तो वो क्या है, हेल्थी पर्सन में जल्दी ट्रांसफर होता है। जैसे कि कोल्ड वगैरह होते हैं वो जल्दी लगते हैं। यहाँ हम कोरोना वायरस देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या एक टच से भी एक दूसरे में फैल रहा था। दे आर सो इफेक्टिव इवन देयर स्मॉलेस्ट अमाउंट कैन कोज इन्फेक्शन ऑन द होस्ट। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इनका जो एक्शन होता है इन्फेक्शन फैलाने का वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, बहुत फास्ट ये इन्फेक्शन कोज कर देते हैं होस्ट की बॉडी में जाके। जैसे कोल्ड है, कोरोना, ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। जो भी हम वायरस की स्टडी करें, अब ये हम क्या है, वायरस के बारे में जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर
ऑफ वायरसेस कि वायरस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या है। इसमें क्या है कि बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो वायरस होता है वायरस ई सेल्यूलर है, यानी कि इनके अंदर एक प्रॉपर पूरा सेल नहीं होता। जैसे कि एक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होगी, लेकिन जो वायरस है वो ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या है ये ग्रोथ ही प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। ये यहाँ पे बस एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाहर क्या है एक कैप्सिड वॉल बनी जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगी, बाहर के कहीं भी उसको मतलब हार्म ना हो। और उसके बाहर क्या है एक कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वायरसेस क्या होते हैं ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब सेल्यूलर अगर होता तो हम उसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है बहुत छोटा है कि ये सेल से मिलके भी नहीं बने होते, ये इतने छोटे हैं। वायरसेस क्या है ए सेल्यूलर बॉडी है। इसमें क्या है ये जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, जैसे हमने बात की या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाहर क्या है ये जो कैप्सिड बनी होती है, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है कैप्सिड, जो किससे मिलके बनी होती है प्रोटीन से मिलके बनी होती है। और बाहर ये जो कैप्सिड होती है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाहर क्या है ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये क्या स्ट्रक्चरल सब यूनिट बनी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है वायरसेस का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्री या मोर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस की वायरसेस की सिमेट्री कैसी है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, उनकी मोर्फोलॉजी क्या है। वायरसेस शो 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, 3 तरह की सिमेट्री शो करते हैं। फर्स्ट इसमें है हेलिकल सिमेट्री। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन रोड शेप वायरस। जो रोड शेप वायरस होते हैं जैसे कि कुछ इस तरह के, तो उनके अंदर क्या है हेलिकल सिमेट्री मिलती है वायरसेस में। These viruses are composed of single type of capsomers. The nucleic acid and capsomer assemble itself into a helix. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ इस तरह का मतलब ये जो इसके कैप्सोमर्स हैं, कैप्सोमर्स क्या थे जो हमने वायरसेस के ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने, ये क्या थे कैप्सोमर्स थे। और उसके अंदर क्या है न्यूक्लिक एसिड, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो बाहर क्या बना लेते हैं एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये क्या है कैप्सोमर्स हैं। और इसके अंदर जो लेयर है मतलब कैसे हो गया यहाँ पे ये कैप्सिड है, कैप्सिड क्या प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोटीन कुछ इस तरह से अरेंज्ड होगी कि वो क्या है एक रोड शेप स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। जैसे हम पेन का एग्जांपल ले लेते हैं तो ये क्या है एक रोड शेप स्ट्रक्चर है। तो ये जो है बाहर ये इसकी कैप्सिड बोल सकते हैं जो प्रोटीन्स की बनी हुई है। और इसकी जो प्रोटीन्स है वो कुछ इस तरह से अरेंज है कि ये क्या है एक रोड शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है बाहर कैप्सोमर्स लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जो ये दिख रहे हैं। और उसके अंदर मतलब इनके बीच में जैसे कि पेन के अंदर क्या है इंक का जो सिक्का होता है, उसी तरह से इसके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो ऐसे क्या है जो हेलिकल सिमेट्री वाले वायरसेस हैं उनके यहाँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि कैप्सिड क्या है प्रोटीन्स की मिलके बनी है और वो क्या होती है हेलिकल मतलब एक इस तरह से अरेंज है कि वो एक रोड शेप स्ट्रक्चर बना रही है। उसके बाहर क्या है कैप्सोमर्स हैं और सेंटर में क्या है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आइदर तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। द हेलिक्स में हैव अ होलो सेंटर विच गिव द वायरसेस आर रोड शेप। तो हेलिक्स क्या है बीच में एक हेलिक्स प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या है इसकी एक रोड शेप आई है। जैसे इसका एग्जांपल है तंबाकू मोजाइक वायरस, वो क्या होते हैं हेलिकल सिमेट्री के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइकोसेड्रल सिमेट्री। मोस्ट एनिमल वायरसेस आर आइकोसेड्रल। जो ज्यादातर वायरसेस क्या होते हैं एनिमल वायरसेस, यानी कि जिनका होस्ट क्या होता है एनिमल होते हैं, तो वो क्या होंगे आइकोसेड्रल होते हैं। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन स्पेरिकल शेप्ड वायरसेस। जो स्पेरिकल शेप होंगे उनके अंदर इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। वैसे तो कई बार क्या होता है स्फेरिकल शेप अलग भी अलग कैटेगरी में भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो आइकोसेड्रल है उनमें भी क्या है कुछ स्पेरिकल सिमेट्री मिलती है। इट इज अ पॉलीगोनल विद 12 वर्टिकल्स और कॉर्नर और 20 साइड्स। अब ये क्या है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले तो इनकी जो ट्रायंगल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो ये क्या है कई सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके ये वायरस बना होता है। और उनके बीच में क्या है ये कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है कैप्सिड होती है इनकी। और इसके अलावा क्या है इनकी 12 वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इतना विजिबल नहीं है प्रॉपर,
लेकिन इसके क्या है 12 वर्टिक्स होते हैं और 20 साइड्स होती हैं इसमें। तो ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है वायरसेस में। द वायरस इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट दैट फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलके बने हैं जो क्या बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, विच आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल फैशन। और ये क्या है, एक सिमेट्रिकल फैशन में अरेंज होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, उसके साथ यहाँ एक ट्रायंगल होगी, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल होगी, फिर यहाँ एक ट्रायंगल होगी, तो कुछ एक सिमेट्री बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ऐसी होती है आइकोसेड्रल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल है रोटा वायरस। जो रोटा वायरस होता है वो इसी तरह की सिमेट्री शो करता है, ऐसी ही उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी के बेस पे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब ये क्या होती है, थोड़ा सा उन दोनों से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। दीज वायरस पोसेस अ कैप्सिड दैट इज नाइदर प्योरली हेलिकल और नॉर प्योरली राउंड और स्फेरिकल। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे हैव एन अनयूजुअल मॉर्फोलॉजी एंड आर असाइंड टू हैव कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाले वायरसेस हैं वो ना तो प्रॉपर हेलिकल होते हैं, ना ही राउंड या फिर स्पेरिकल शेप के होंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे इसमें क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो इनका ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, हेड, और जो नीचे का ये पूरा पार्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इनकी टेल होती है। तो ये हेड और टेल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। बीच में क्या है, इनकी कॉलर बनी होती है, ठीक है। ये क्या है, जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये इसकी कॉलर होती है इन वायरस की। अब इसमें क्या होता है, जो इसके हेड पार्ट होता है उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, वो आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। और इसके बाहर क्या है, प्रोटीन कोट बनी होती है, जो क्या होती है, मतलब एक प्रोटीन की कवरिंग बनी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। तो कैप्सिड के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल रखा होता है। जो कैप्सिड क्या करेगी, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और यहाँ पे क्या है, फिर उसकी कॉलर है जो हेड से बिल्कुल अटैच है, यानी उसका नेक क्या है, यहाँ पे कॉलर है। और उसके बाद क्या है, ये इसकी पूरी टेल होती है। टेल में क्या होती है, ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं टेल शीथ। और टेल शीथ के बाद क्या होते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेल फाइबर। और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चिपकने के लिए इनकी हेल्प करते हैं, जो टेल फाइबर्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का वायरस कुछ इस तरह का होता है। इसके एग्जाम्पल है पोक्स वायरस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, अभी हमने क्या पढ़ी, जो वायरस थी वो किस किस मॉर्फोलॉजी के होते हैं। अब उनकी जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट दे आर, कि किस तरह का होस्ट होगा, मतलब जहां ये जाएंगे, मतलब अगर ये प्लांट पे जा रहे हैं, एनिमल पे, जब ये नॉन लिविंग पे रहते हैं तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर क्या है, ये लिविंग पे जाते हैं तो वहां उनको कोई ना कोई नुकसान देते ही देते हैं ये। तो ये क्या है, मतलब होस्ट क्या है भाई, ये किस पे जाके अटैच हो रहे हैं। फर्स्ट है एनिमल वायरस, सेकेंड है प्लांट वायरस, थर्ड है बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन के बेस पे एनिमल वायरस। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ये वायरस क्या करेंगे, एनिमल्स को इफेक्ट करेंगे। जैसे ये क्या है, किसी एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करेंगे और वहां पे क्या है, कोई ना कोई डिजीज कोज करेंगे। एंड एनिमल वायरस इज ए स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट दैट इन्फेक्ट एंड कोज डिजीज इन एनिमल। ये एनिमल वायरस क्या है, सबसे छोटे इन्फेक्टियस एजेंट है जो क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर डिजीज और इन्फेक्शन कोज करते हैं। एंड लाइव रेप्लिकेट ऑन एनिमल सेल, और ये क्या करेंगे, एनिमल सेल की बॉडी पे अटैच हो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रेप्लिकेशन करेंगे। एग्जाम्पल है एड्स कोज बाय HIV वायरस। तो HIV क्या है, वायरस है, एनिमल वायरस है जो क्या है, एड्स कोज करता है। या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है। सेकंड हमारा है प्लांट वायरस, जो वायरस प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे और प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करेंगे। दीज आर द वायरसेस दैट हैव पोटेंशियल टू अफेक्ट प्लांट्स एंड कोज डिजीज इन प्लांट्स। अब ये क्या है, जिनके अंदर एबिलिटी है प्लांट्स को अफेक्ट करने की, ठीक है, और उनके अंदर डिजीज कोज करने की, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट वायरस। इसके एग्जाम्पल है पोटैटो वायरस, तंबाकू मोजाइक वायरस। तो ये दोनों क्या है, प्लांट वायरस है। पोटैटो वायरस क्या है, पोटैटो में होता है, मतलब उनको खराब कर देता है। बैक्टीरियोफेज, अब वायरस क्या है, इतना छोटा ऑर्गेनिजम्स है लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरस का ही टाइप है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कोज करता है।
है। जनरली बैक्टीरियोफेज लिटरली मीन्स बैक्टीरिया ईटर। जो बैक्टीरियोफेज वर्ड है उसका क्या मतलब है, बैक्टीरिया ईटर, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला। बिकॉज दे डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल, तो क्योंकि ये वायरस क्या है, अपने होस्ट सेल को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल कोडो वायरल सच एज T4 और T7। ये जो कोडो वायरल है T4 और T7 ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। वायरस के अंदर रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, ये खुद कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये viruses replicate by utilizing biochemical machinery of host cell for synthesis of various macromolecules required for the production of। वायरस क्या है, रेप्लिकेट होंगे पहले होस्ट सेल की बायोकेमिकल मशीनरी को यूज करके, यानी जहां रह रहे हैं, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी पे लग गए या कहीं भी प्लांट पे किसी पे भी, तो उस होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेंगे रेप्लिकेशन के लिए। और रेप्लिकेशन के लिए क्या है, ये पहले उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाएंगे जो इन्हें रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। यानी कि अब जो वायरस है उसको अगर खुद जैसा वायरस बनाना है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल वायरस बनाना है, तो इनको कुछ एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी इन्हें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या है, होस्ट सेल की मशीनरी का यूज करके उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं पहले और फिर रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मैकेनिज्म है, न्यू आइडेंटिकल वायरसेस फॉर रेप्लिकेशन इन वायरस होस्ट सेल इज नेसेसरी। अगर वायरसेस को रेप्लिकेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, मतलब खुद जैसे और वायरस बनाने हैं, तो इन्हें क्या है, होस्ट सेल की जरूरत है ही है। अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग पे पड़े हैं तो ये क्या है, रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या है, रेप्लिकेशन के क्या स्टेज है, मतलब कितने स्टेज फॉलो करके ये अपनी पूरी रेप्लिकेशन करते हैं। स्टेजेस ऑफ रेप्लिकेशन, फर्स्ट है अटैचमेंट, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है अनकोटिंग, फोर्थ है बायोसिंथेसिस, फिफ्थ है असेंबली, सिक्स्थ है मैच्योर और सेवंथ है रिलीज। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट को हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। इट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ रेप्लिकेशन। जो अटैचमेंट है वो रेप्लिकेशन का पहला इवेंट है, यानी कि सबसे पहला स्टेज है। जब रेप्लिकेशन अगर वायरस शुरू करेगा तो सबसे पहले उसको क्या है, सेल के साथ जाके अटैच होना पड़ेगा। इन दिस वायरस बाइंड टू होस्ट सेल सरफेस। तो ये क्या करेगा, जो सेल का सरफेस है, हम कुछ इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो वायरस है ये क्या करेगा, इस सेल बॉडी के साथ जाके अटैच होगा। ठीक है, अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो जो वायरस हो गया वो क्या करेगा, ये मान लो होस्ट सेल है, इसके साथ जाके अटैच हो गया, पहले चिपक जाएगा। दे अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। अब जो सेल होता है उसके बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, किसी स्पेसिफिक साइट पे जाकर अटैच होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, पेनिट्रेट होके इसके अंदर जाएगा। अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेज है पेनिट्रेशन। इन दिस स्टेप वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। Penetration occurs either by engulfment of whole virus or by entering DNA और RNA of virus। अब क्या है, पेनिट्रेशन कैसे होगी, यहाँ पे मान लो अब ये जो वायरस है यहाँ अटैच था, अब ये पेनिट्रेट करके क्या है, अंदर चला जाएगा। तो या तो पूरा का पूरा वायरस ही इनगल्फ हो जाएगा, मतलब पूरे वायरस को ही निगल लेंगे, या फिर सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल, DNA है तो DNA, अगर RNA है तो RNA, तो वो क्या है, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है अनकोटिंग। द वायरस रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA इनटू द होस्ट सेल। अब क्या होगा, अगर पूरा का पूरा वायरस ही इनगल्फ हुआ है तो वो क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को निकाल देगा और उसमें क्या है, होस्ट सेल में छोड़ देगा। और अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही गया है, DNA या RNA ही गया है सिर्फ, ठीक है, पूरा वायरस इनगल्फ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, पहले से ही अनकोट है, उसको जीनोम अनकोटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वायरस गया है तो वो क्या है, पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को अनकोट कर देगा, मतलब खुद अलग हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल गया तो जीनोम अनकोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बायोसिंथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोम रेप्लिकेशन। तो इसको क्या है, जीनोम रेप्लिकेशन भी कहते हैं। अब क्या है, DNA तो उसमें जो होस्ट सेल है उसके अंदर चला गया, लेकिन मेन सिंथेसिस जो मैक्रोमोलिक्यूल्स उसको बनाने हैं वही तो मेन प्रोसीजर है ना, तो इसको हम बायोसिंथेसिस को जीनोम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। आफ्टर द अनकोटिंग द वायरस यूज द होस्ट सेल।
जब अनकोटिंग हो जाएगी तो वायरस जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी का यूज करेगा उसके जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि डबल करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए। तो अब जीनोम अनकोटिंग के बाद क्या हुई, रेप्लिकेशन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि बायोसिंथेसिस होगी। इसमें क्या होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल जो वायरस था उसके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में था, तो डीएनए वायरस यूज करेगा होस्ट सेल प्रोटीन एंड एंजाइम्स टू मेक एडिशनल डीएनए। तो वो क्या है, होस्ट सेल की प्रोटीन्स और एंजाइम का यूज करेगा डीएनए बनाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। और अगर क्या है उसके पास आरएनए होता है तो आरएनए वायरस यूज द वायरल जीनोम कोर एज अ टेम्पलेट। वो क्या है, वायरल जीनोम कोर का एक टेम्पलेट की तरह यूज करेगा खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब आरएनए से दूसरा आरएनए बनाने के लिए वो जीनोम कोर का यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, उनका जो डीएनए है या आरएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है असेंबली। आफ्टर द बायोसिंथेसिस वायरन असेंबली इज नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन। बायोसिंथेसिस के बाद असेंबली जो है अगला स्टेज है रेप्लिकेशन के लिए। इसमें क्या होगा, वायरस फॉर्म न्यू वायरॉन्स। वायरस क्या करेगा, न्यू वायरॉन्स फॉर्म करेगा। वायरॉन क्या होता है, मतलब एक पूरी अडल्ट फॉर्म है वायरस की जिसमें क्या है इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये वैसे तो मैच्योर ही होता है, लेकिन अगले ही स्टेप में, मतलब कि असेंबली के साथ ही जो दूसरा स्टेप है वो जुड़ा हुआ है मैच्योरेशन। तो इसमें क्या, जो न्यू वायरॉन है वो फॉर्म होगा और वो क्या है, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर मतलब कि अब ये इन्फेक्ट करने के लिए, डिजीज कोज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद लास्ट स्टेप है इसका रिलीज। इट इज द फाइनल इवेंट इन वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन में ये फाइनल इवेंट है। इसके बाद क्या है, पूरा वायरल रेप्लिकेट होके निकल जाएगा एंड इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ मैच्योर वायरॉन फ्रॉम देयर होस्ट सेल। और इस रिलीज वाले स्टेप में क्या होगा, जो होस्ट सेल था उसमें से जो वायरॉन तैयार हुआ है वो निकल जाएगा। अब जो वायरस क्या है रिलीज लास्ट स्टेप में निकलेगा, वो दो तरीके से निकल सकता है। या तो जो वो अपना होस्ट सेल है जहां उसने जाके रेप्लिकेशन की, जिसके अंदर जाके, या तो वो उसको खत्म कर देगा, या फिर उसको बिना कुछ अफेक्ट करे वो क्या है उससे बाहर आ जाएगा। तो वायरस रिलीज बाय लाइसिस ऑफ होस्ट सेल और रिलीज बाय रिवर्स फैगोसाइटोसिस। तो वायरस क्या है, या तो लाइसिस से बाहर आएगा या फिर रिवर्स फैगोसाइटोसिस से। अब ये क्या है, लाइसिस तो क्या है, यानी कि वो होस्ट सेल को किल कर देगा, होस्ट सेल को खत्म कर देगा और फिर बाहर आएगा। और या फिर क्या है, रिवर्स फैगोसाइटोसिस, यानी कि वो होस्ट सेल को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले जो वायरस है वो क्या करेगा, अटैच होगा होस्ट सेल के सरफेस पे और फिर क्या है उसमें पेनिट्रेट करके एंटर कर जाएगा। और फिर पेनिट्रेट होते टाइम क्या है, या तो पूरा का पूरा वायरस ही निगला जाएगा, या फिर क्या उसका सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए ही अंदर एंटर करेगा। अंदर होने के बाद अगर वो पूरा वायरस एंटर हुआ था तो जीनोम अनकोटिंग होगी, और अगर सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए था तो वहां पे क्या है, जीनोम अनकोटिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ये अपने जो मैक्रोमोलिक्यूल्स तैयार करेंगे। ठीक है, सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस करेंगे, मतलब एक्चुअल में रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की होगी तो डीएनए बन जाएगा और आरएनए होगा तो आरएनए बन जाएगा। उसके बाद क्या है, इसके अंदर असेंबली और मैच्योरेशन होते हैं, यानी कि वायरस से वायरॉन बनेगा और फिर वो वायरॉन क्या है, मैच्योर होगा। उसके बाद जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या है, बाहर आ जाएगा उस होस्ट सेल से, और वो क्या है, या तो होस्ट सेल को किल करके बाहर आएगा और या फिर उसको बिना अफेक्ट किए बाहर आ जाएगा होस्ट सेल से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रेप्लिकेशन है वायरसेस की। लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। अब वायरस को क्या है, कल्टीवेट करवाना है, मतलब कि हमें क्या है, एक तरह से वायरस की खेती करनी है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो। लेकिन जो वायरसेस हैं उनको कल्टीवेट करने की जरूरत ही क्या है, हमें उनको इतना बनाना ही क्यों है, क्योंकि वायरसेस तो क्या नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो जब भी हमें क्या है वायरस के बारे में कोई स्टडी करनी होती है डिटेल में, तो हम एक वायरस से उसको स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, हमें बहुत सारे वायरसेस चाहिए, मतलब उनकी कॉलोनी बनी होनी चाहिए जिससे हम क्या है उनको स्टडी कर सकें। वायरसेस आर टोटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट सेल। अब वायरसेस क्या है, टोटली अपने होस्ट सेल पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। ये कब पता चलेगा, जब वो एक लिविंग बॉडी पे आएंगे। अगर वो नॉन लिविंग पे आए तो इसका मतलब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, क्योंकि वहां तो वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे। लेकिन जब क्या है वो लिविंग बॉडी पे आ गए तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग सेल
एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन एनी ऑफ द नॉन लिविंग कल्चर मीडिया। अगर हमने वायरसेस को कल्टीवेट करवाना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है। अगर हम जैसे हमने बैक्टीरिया को क्या है कल्चर मीडिया में कल्टीवेट करवा लिया और बैक्टीरिया की क्लोनी बनेंगी, वायरसेस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायरस क्या है कल्चर मीडिया में तो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे। तो हम वहाँ पे अगर वो नॉन लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, उनकी कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है, तो उससे हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है वायरसेस की कल्टीवेशन के लिए हमें लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए क्या है जनरली 3 मेथड है, एनिमल इनोक्यूलेशन और एम्ब्रियोनेटेड एग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल इनोक्यूलेशन। इट इज अ मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जब हमने वायरस को कल्टीवेट करवाना तो उसके लिए मेथड यूज किया जाता है। एनिमल इनोक्यूलेशन वाज द फर्स्ट मेथड यूज टू कल्टीवेट वायरस। वायरसेस को कल्टीवेट करवाने के लिए पहला मेथड यूज किया था, वो क्या था, एनिमल इनोक्यूलेशन। उसके अलावा पहले कोई और मेथड नहीं पता था। एंड वाज द ओनली मेथड फॉर मैनी ईयर। और कुछ सालों तक क्या है सिर्फ इसी मेथड को यूज किया गया वायरसेस को कल्टीवेट करवाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अननोन वायरस। और इसको क्या है पहले काफी सालों तक लगातार क्या है बहुत सारे अननोन वायरसेस के बारे में स्टडी करने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है इस मेथड का यूज किया था, क्योंकि कुछ सालों तक कोई और मेथड तो पता ही नहीं था। वाइट माइस, गुनिया पिग, रैबिट्स एंड हैमस्टर्स आर यूज फॉर एनिमल्स इनोक्यूलेशन। अब क्या है जो एनिमल्स यूज करते हैं एनिमल इनोक्यूलेशन के लिए, मतलब वायरसेस को कल्टीवेट करवाने के लिए, वो है वाइट माइस, गुनिया पिग, रैबिट्स और हैमस्टर का यूज किया जाता है। आफ्टर इनोक्यूलेशन द ग्रोथ ऑफ वायरसेस एनिमल्स आर ऑब्जर्व्ड बाय साइन ऑफ इलनेस और डेथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो वायरसेस हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जब इनोक्यूलेशन होगी किसी भी एनिमल के अंदर, मतलब जो भी हमने एनिमल यूज किया है एनिमल इनोक्यूलेशन के लिए, तो वो क्या करेगा कुछ टाइम के बाद या तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, मतलब वो इल हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इसके अंदर वो वायरस क्या है ग्रो किया है। वायरसेस आर आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपी और बाय न्यूट्रलाइजेशन। अब क्या है हमने एनिमल के अंदर वायरस की कल्टीवेशन करवा दी, ग्रोथ हुई, तो या तो एनिमल क्या है मर जाएगा या फिर उसके अंदर क्या है इलनेस आ जाएगी। तो वायरस को हम उन एनिमल्स के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो हम माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे या फिर न्यूट्रलाइजेशन का। तो या तो क्या है माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे या फिर क्या है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किया जाएगा, जिससे क्या है वायरस की प्रेजेंस का पता चलेगा। उसके बाद वायरसेस आर इनोकुलेटेड बाय इंट्रासेरिबल, इंट्रानेजल, इंट्रापेरिटोनियल और सबक्यूटेनियस रूट। जो वायरस क्या है एनिमल के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं कल्टीवेशन करवाने के लिए, तो वो क्या है या तो सबक्यूटेनियस मेथड से एंटर करवाएंगे या फिर उनको इंट्रानेजल, इंट्रापेरिटोनियल या फिर इंट्रासेरिबल मेथड से हम क्या है उनको एनिमल के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था एनिमल इनोकुलेशन। उसके बाद क्या है एम्ब्रियोनेटेड एग। Embryonated egg. The embryonated hen egg was first used for cultivation of virus by Woodruff, Goodposture and Burnett. जो एम्ब्रोनेटेड हैन एग है, मतलब एम्ब्रोनेटेड एग का पहली बार यूज किया था वुडरफ, गुडपोस्चर और बर्नेट। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है एम्ब्रोनेटेड एग का यूज किया था। एम्ब्रोनेटेड एग यानी कि उस एग के अंदर क्या है एम्ब्रियो होगा, मतलब कि वो बेबी बनने वाला होगा। द एग यूज फॉर इनोकुलेशन मस्ट बी स्टीराइल। जो एग हम उसके लिए यूज करेंगे वायरस की कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाएगा वो स्टीराइल होना चाहिए और वो क्या है इंटैक्ट और हेल्थी होना चाहिए, यानी कि वो क्या है स्वस्थ हो बिल्कुल, उसके अंदर क्या है किसी भी तरह के अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर रहे हो, और इंटैक्ट यानी कि वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, मतलब बिल्कुल साबुत होना चाहिए ऐसा एग। एग्स आर कीप्ड इन इंक्यूबेटर। जो एग हमने यूज किया है वायरस की कल्टीवेशन के लिए वो क्या है पहले इंक्यूबेटर में रखा जाएगा, और एम्ब्रियो क्या है वो 7 से 12 दिन का पुराना होना चाहिए, मतलब 7 से 12 दिन पुराना एग ही यूज करना और फिर उसको इंक्यूबेटर में रखना है। आफ्टर इनोकुलेशन द एग्स आर इनक्यूबेटेड फॉर 2 to 9 days एंड एग्जामिन डेली फॉर वायरस ग्रोथ। अब क्या है जो इनोकुलेशन के बाद एग को इनक्यूबेट करवाया जाएगा 2 से 9 दिनों के लिए, और उसके बाद क्या है मतलब तो वायरस की ग्रोथ क्या है डेली एग्जामिन करना है। उसके बाद जब ग्रोथ हो जाएंगे तो उनकी क्या है स्टडी कर सकते हैं हम। द रूट्स फॉर इनोकुलेशन इंक्लूड। अब एम्ब्रियोनेटेड एग में कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनमें से क्या है इनोकुलेशन की जा सकती है, मतलब वायरस उनके अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, सेकंड है एलेंटोइक कैविटी, और थर्ड है एमनियोटिक कैविटी, और फोर्थ है योक सैक। तो ये कुछ इस तरह से मतलब कि
जो कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन है वो ये वाली होगी। तो यहाँ से क्या है, मतलब बाहर की शेल की इनसाइड में जो ये वाली सेल है जहाँ पे एम्ब्रियो, तो वहां पे इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर इसके अंदर जो ये क्या है एमनियोटिक कैविटी है, तो यहाँ पे ठीक है, इसके अंदर जो ये वाली है ये क्या है एमनियोटिक कैविटी है। तो यहाँ पे या तो इसको इंसर्ट किया जाएगा, या ये जो योक सैक है इसके अंदर हम इसको इनोकुलेट करवाएंगे वायरस को, ठीक है, इस वाले पार्ट में, योक सैक वाले में। या फिर क्या है जो इधर का ये वाला पोर्शन है एलेंटोइक कैविटी है, इसके अंदर हम क्या है इनोकुलेट करवाएंगे। मतलब ये जो एग है उसके अंदर क्या है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसकी क्या है, या तो ये वाली जो कैविटी होगी, मतलब उसके जस्ट इनसाइड क्या है कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर क्या है हम इनोकुलेट करवा सकते हैं, या फिर उसके इनसाइड में क्या है इधर एमनियोटिक कैविटी है, या यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर योक सैक में हम इसको इनोकुलेट करवाएंगे वायरसेस को, या फिर जो इस तरफ का पोर्शन है तो एलेंटोइक कैविटी है इसके अंदर इनोकुलेट करवाया जाएगा वायरस। और कुछ टाइम के बाद मतलब कि यहाँ पे वायरस की ग्रोथ होने लग जाएगी, और वो उसको डेली चेक करना है। तो 2 से 9 दिनों के बीच में क्या है यहाँ पे वायरस कल्टिवेट करना शुरू कर जाएंगे। उसके बाद हम क्या है उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने स्टडी करनी है उनके ऊपर वो कर सकते हैं। तो ये मेथड है वायरस की कल्टीवेशन के लिए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।